हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, पिछली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे, यानी डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब आवृतबीजी पादपों में विविधताएं, इनका हम अध्ययन कर रहे थे। ये किस किस आधार पर विविधताएं हो सकती है हम देख रहे थे। और हमने एक तो विविधता कौन सी पढ़ी थी कल, जैसे मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, जो हमने लास्ट टॉपिक था अपना, यानी बहुकृत फली और सकृत फली, जीवन अवधि के आधार पर जो विविधता थी। इसमें एग्जाम्पल भी देखे थे हमने। उसी में देखिए, एक मोनोकार्पिक में जो या सकृत फली होते हैं, उनमें उसका एग्जाम्पल केला भी है। एक केला में भी एक बार ही पुष्प लगते हैं और एक बार ही फल आता है, उसके बाद वो पादप काट दिया जाता है केले का भी। बाकी और तो फसल ये वाली जैसे गेहूँ है, ये सभी हमने देखे थे मोनोकार्पिक। पॉलीकार्पिक का भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। यानी पॉलीकार्पिक कौन से पादप जिनमें पूरे जीवन काल में कई बार। इससे आगे आज हमें स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने दो विविधताएं पढ़ ली थी, तो आमाप के आधार पर, दूसरी जीवन अवधि या जीवन काल के आधार पर। तो आज हम तीसरे प्रकार की विविधता देखेंगे। जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे, तो आमाप के आधार पर विविधता, और दूसरा जीवन काल के आधार पर विविधता। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे आवास के आधार पर। किसके आधार पर? आवास के आधार पर विविधता या आवासीय विविधता। आवासीय विविधता इसमें एंजियोस्पर्म में आवासीय विविधता या आवास को बोलते हैं हैबिटेट डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट, किसमें? एंजियोस्पर्म्स में। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पादप का आवास क्या होता है। आवास का मतलब क्या है? इंग्लिश में बोले तो इसे हैबिटेट। लेकिन अगर इसकी परिभाषा देखी जाए आवास की, आवास का मतलब है किसी भी प्राणी के लिए, चाहे वो जंतु है चाहे पादप है, किसी भी प्राणी के लिए जो उसका प्राकृतिक परिवेश होता है, किसी भी प्राणी के लिए जो उसका प्राकृतिक परिवेश होता है या घर होता है, वही हैबिटेट या आवास कहलाता है। यानी किसी भी प्राणी का, चाहे वो पादप चाहे जंतु, उसका प्राकृतिक परिवेश जो है वो उसका आवास कहलाता है या हैबिटेट कहलाता है। आवास के आधार पर विविधता जब हम पढ़ते हैं, तो आवास के आधार पर बहुत सारी विविधताएं पादपों में देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे पहले तो इसमें इनको आवास के आधार पर पादपों को 2 भागों में बांट दिया गया। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो जलीय पादप। आवास के आधार पर पादपों को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो जलोद्भिद या जलीय आवास, जलोद्भिद या जलीय आवास। जलीय आवास या जलोद्भिद कहते हैं इनको, जलोद्भिद। जलोद्भिद इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको? हाइड्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे?
हाइड्रोफाइट्स इंग्लिश में। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा होगा स्थलीय आवास। स्थलीय आवास यानी जो स्थल पर रहने वाले, इनको इंग्लिश में बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। कौन सा? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो कितने भागों में बांट दिया? आवासीय विविधता के आधार पर पादपों को दो भागों में, एक तो जलीय आवास, दूसरा स्थलीय आवास। अभी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जलीय आवास। कौन सा? जलीय आवास। ठीक है। जलीय आवास का मतलब यानी ऐसे पादप जो कहाँ पाए जाएंगे? जल में। जल में पाए जाएंगे ये पादप। और जल के जैसे स्रोत कौन कौन से? जैसे या तो समुद्र में, या फिर नदी में, या फिर किसी झील में। झील चाहे खारे पानी की हो सकती है, चाहे मीठे पानी की हो सकती है। इसी प्रकार किसी झरने में, या फिर पोखर, तालाब, कुंड, कुआं, बावड़ी, इनमें जो भी पादप पाए जाएंगे तो वो जलीय आवास है इनके। अब ये तो पता चल गया जलीय आवास क्या है, यानी पादप जल में रहेंगे। अब जलीय आवास को भी फिर दो भागों में बांट दिया गया। जलीय आवास को भी फिर से दो भागों में बांटा गया। जलीय आवास को दो भागों, कौन कौन से? एक तो लवणीय जल, लवणीय जल या मैराइन वाटर। लवणीय जल या मैराइन वाटर। और दूसरा अलवणीय जल, अलवणीय जल या फ्रेश वाटर। ये तो कौन सा हो जाएगा? मैराइन वाटर। और ये फ्रेश वाटर। लवणीय जल यानी समुद्रों का जल, या जो समुद्रों में उपस्थित जल है वो कैसा होता है? लवणीय जल। जबकि नदी, तालाब, झरने आदि इनमें फ्रेश वाटर या अलवणीय जल मिलता है। अब हम देखें जैसे लवणीय जल में कौन से पादप पाए जाते हैं? लवणीय जल में कौन से पादप पाए जाते हैं? तो इसका एग्जाम्पल है लवणीय जल में जो पादप पाया जाता है, बहुत ही कम आवृतबीजी देखने को मिलते हैं लवणीय जल में। बाकी और पादप देखें तो समुद्र में बहुत सारे पादप मिलते हैं, लेकिन जब अगर आवृतबीजियों की हम बात करते हैं तो आवृतबीजियों में बहुत ही कम पादप हैं जो लवणीय जल में मिलेंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है जोस्टेरा। क्या है इसका एक एग्जाम्पल? जोस्टेरा। ये एक लवणीय जल में पाई जाने वाला पादप है जोस्टेरा। आवृतबीजी, ध्यान रखना, आवृतबीजी पढ़ रहे हैं, आवृतबीजी के बारे में। बाकी लवणीय जल या समुद्र में बहुत सारे पादप मिलेंगे, लेकिन हम कौन से पढ़ रहे हैं? आवृतबीजी। तो ये जोस्टेरा है, आवृतबीजी पादप है और लवणीय जल में पाया जाता है। दूसरा अलवणीय जल। देखिए अलवणीय जल में बहुत सारे पादप देखने को मिलते हैं। फ्रेश वाटर है तो यहाँ पे लवणीय जल की तुलना में अधिक मात्रा में आवृतबीजी पादप मिलते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल देख ली जाए, अलवणीय जल में कौन कौन से मिलेंगे? जैसे तो निम्फिया। कौन सा है भाई? निम्फिया। एक हाइड्रा। हाइड्रा नहीं है, हाइड्रा जंतु होता है, ये हाइड्रिला है। हाइड्रिला। हाइड्रिला, हाइड्रिला पादप है, जबकि हाइड्रा एक जंतु है। निम्फिया, हाइड्रिला, ट्रापा। ट्रापा भी इसी के अंतर्गत आएगा। ये कैसे हो गए? लवणीय जल में पाए जाने वाले पादप। ऐसे ही और अगर इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो हमने कल जो पढ़ा था सबसे छोटा आवृतबीजी बोल्फिया, वो भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी बोल्फिया। सबसे छोटा आवृतबीजी है और लवण किसमें मिलता है? जल में मिलता है। इसी प्रकार एक सर्पेंटाइना,
ABC का एग्जाम्पल हो जाएगा सर्पेंटाइना। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए एलर्मिनिज्म के पादपों के, निम्फिया, एटला, ट्रापा, गोल्फिया, सर्पेंटिना आदि। जबकि नवनीतम केवल एक ही एग्जाम्पल जो इस तरह गोल्फिया, सर्पेंटिना दोनों जड़ रहित पादप है। कल भी बताया था मैंने, इनमें जड़ अनुपस्थित होती है। इसी प्रकार अगर देखिए जो समुद्र होते हैं, उन समुद्रों का जो तटीय क्षेत्र होता है, समुद्रों का जो तटीय क्षेत्र होता है, वहाँ क्या है कि लवण समुद्रों में ज़्यादा है, लवणीय जल होता है समुद्रों में, तो वो जब तटों की तरफ आता है तो वहाँ की जो मृदा है, भूमि है, उसको भी लवणीय कर देता है। तो उस लवणीय मृदा में और एक तरह से वो दलदली क्षेत्र हो जाता है। कैसा? दलदली क्षेत्र। तो उस दलदल में उगने वाले होते हैं उन पादपों को मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। क्या? मैंग्रोव। जो दलदली पादपों में मिलती है वो मैंग्रोव वनस्पति कहलाती है। और इस मैंग्रोव वनस्पति में कौन कौन से पादप आते हैं? जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा राइजोफोरा। क्या है? राइजोफोरा। राइजोफोरा। इसी प्रकार और अगर देखा जाए, इसी का एक एग्जांपल और हो जाएगा, तो राइजोफोरा हो गया। दूसरा इसी का एग्जांपल एक और होता है सालसोला। और देखा जाए तो एडिसिनिया। ये सारे इसके एग्जांपल हो गए मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाएगी? ये जो दलदली क्षेत्र होता है समुद्रों के किनारे, वहां पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इनमें क्या विशेषता है मैंग्रोव वनस्पति की, ये बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट में, बाकी हमें जो अनुकूलन आएंगे पादपों के उनमें पढ़ेंगे। देखिए मैंग्रोव वनस्पति में क्या है, वहाँ दलदली क्षेत्र होता है समुद्रों के किनारे, तो उस दलदल में क्या है कि ऑक्सीजन की कमी होती है। दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जड़ों को वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इस कारण से कुछ जड़ें जमीन से ऊपर की तरफ वृद्धि करती हैं। यानी हमने जो जड़ों की विशेषता पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तरफ बढ़ने वाली। लेकिन जो इन मैंग्रोव वनस्पति में कुछ अलग से विशेष प्रकार की जड़ें निकलती हैं जो जड़ों के विपरीत होती हैं, उनके लक्षण विपरीत होंगे, यानी वो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, यानी ऊपर की तरफ वृद्धि करती हैं। उनको बोला जाता है नेमेटोपोर्स। क्या बोलते हैं उनको? नेमेटोपोर या श्वसनमूल। नेमेटोपोर या श्वसनमूल ऊपर की तरफ निकलती हैं, छिद्र होते हैं और वायुमंडल से ऑक्सीजन उनके अंदर प्रवेश कर सकती है। तो ये नेमेटोपोर विशेष प्रकार का अनुकूलन है ये मैंग्रोव वनस्पति में, ये ध्यान रखना है ना। तो ये तो हो गया जलीय आवास। ठीक है, जलीय आवास के अलावा दूसरा प्रकार का आवास होगा स्थलीय आवास। दूसरा कौन सा है? स्थलीय आवास। स्थलीय आवास या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। देखिए स्थलीय आवास नाम से हमें पता चल रहा है, यानी कौन से पादप जो भूमि पर पाए जाएंगे, भूमि पर पाए जाएंगे। कैसे होंगे? स्थलीय पादप कहलाते हैं। अब चाहे ये एक तो कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे अगर शुष्क भूमि या शुष्क क्षेत्रों में मिल रहे हैं तो जीरोफाइट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जीरोफाइट्स या मरुदभिद पादप कहलाएंगे। जबकि अगर सामान्य क्षेत्र में मिल रहे हैं तो ये कैसे होंगे? समोद्भिद या मीजोफाइट्स कहलाते हैं। यानी जो स्थलीय आवास वाले पादप हैं उनको कितने भागों में बांट दिया गया? एक तो
जीरोफाइट्स या मरूदभिद पादप। मरूदभिद पादप कौन से पादप? मरूदभिद पादप, या उनको क्या बोलेंगे? जीरोफाइट्स। क्या बोलेंगे? जीरोफाइट्स। दूसरा समोदभिद। समोदभिद, या उनको क्या बोलेंगे? समोदभिद में मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स। अब देखिए विशेषता क्या क्या है कि जो मरूदभिद पादप हैं शुष्क प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। शुष्क प्रदेशों या डेजर्ट बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? डेजर्ट या मरुभूमि। वहां देखने को मिलेंगे कौन से? मरूदभिद पादप। इन मरूदभिद पादपों में क्या होता है कि कुछ जो मरूदभिद पादप है उनमें म्यूसिलेज, इसका म्यूसिलेज एक तरह से क्या है? श्लेष्मा। म्यूसिलेज और जल इनका संग्रहण करते हैं कौन? मरूदभिद पादप। इसलिए इन मरूदभिद पादपों को मासलोदभिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मासलोदभिद। मासलोदभिद कहा जाता है। एग्जाम्पल इसके जैसे मरूदभिद पादप, कुछ पादप जो म्यूसिलेज और जल का संग्रहण करते हैं और मासलोदभिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मासलोदभिद। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? जैसे तो नागफनी। क्या है? नागफनी। एक डंडाथोर। डंडाथोर। डंडाथोर को कई जगह गोटाथोर भी बोलते हैं। गोटाथोर, गोटाथोर, या इंग्लिश में से इसका साइंटिफिक नेम है यूफोर्बिया। क्या? यूफोर्बिया नेरिफोलिया। यूफोर्बिया नेरिफोलिया इसका डंडाथोर का। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? मरूदभिद पादपों के। और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक ये मरूदभिद पादपों में जैसे विशेषता भी देखते हैं हम कि पत्तियों का रूपांतरण कांटों में हो जाता है। किसमें? पत्तियों का रूपांतरण कांटों में या सूपों में हो जाता है। एक तो जो पादप ये बताया म्यूसिलेज और श्लेष्म का अवशोषण करते हैं, संग्रहण करते हैं, मासलोदभिद कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे नागफनी और डंडाथोर। इसके अतिरिक्त भी मरूदभिद पादपों के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे ये तो नागफनी और डंडाथोर तो ही है, इसके अलावा भी जैसे झाड़ियों पादप जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल। ऑस्ट्रेलियन बबूल ये भी मरूदभिद पादप में एग्जाम्पल। इसके अलावा और देखो जवासा, ये भी मरूदभिद पादप का ये जवासा। और जो झाड़ियां हैं, बहुत सारी झाड़ियां ये भी इसी में आ जाएंगी। जैसे बेल, केर, ये सारे एक तरह से मरूदभिद पादपों के एग्जाम्पल हैं जो शुष्क भूमि में, शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं, यानी वर्षा की जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा होती है। इसलिए इनमें ऐसी विशेषता होती है कि ये जल का कम से कम वाष्पोत्सर्जन करें। इसलिए इनमें जो पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, तना है पर्णाभ स्तंभों में रूपांतरित हो जाता है। इसी प्रकार इनमें जल नीचे की तरफ पाए जाते हैं। पत्तियों पर जो रंध्र होते हैं वो पत्तियों पर नीचे की तरफ होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम करें। और अभी बताया म्यूसिलेज का संश्लेषण पाया जाता है। त्वचा इनकी बाह्य त्वचा है वो मोटी होती है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है उस पर। तो ये बहुत सारी विशेषता है इनकी, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब पादपों का इनका अनुकूलन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हमें ये ध्यान रखना है केवल विविधता पढ़ रहे हैं केवल। तो इस आधार पर मरूदभिद पादप कौन कौन से एग्जाम्पल इसके ये हो गए? ऑस्ट्रेलियन बबूल, जवासा है, बेर, कैर, नागफनी, डंडाथोर, ये सारे। इसके बाद कौन सा है? समोदभिद पादप। समोदभिद या मीजोफाइट्स या इनको मध्योदभिद भी कहते हैं। समोदभिद या मीजोफाइट या मध्योदभिद भी कहते हैं। मध्योदभिद क्यों कहते हैं? जैसे एक तो जलीय आवास हो गया, दूसरा मरूदभिद हो गया, यानी जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट। हाइड्रोफाइट जलोदभिद और जीरोफाइट मरूदभिद।
इनके एक तरह से बीच में पाए जा रहे हैं। कौन से? समुद्रविद या मीजोफाइट्स। यहाँ क्या होगा, यहाँ इनके लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपस्थित होगा, तो इनको ये कोई टेंशन नहीं है भाई जल बचाना है या कुछ करना है, क्योंकि इनके पास पर्याप्त जल है। तो समुद्रविदों को भी आगे चल के कौन से स्थान पर पाए जाएंगे जहां पे जल पर्याप्त मात्रा में एक तरह से उपस्थित है, आर्द्र भूमि या नम भूमि मिलेगी इनके लिए। लेकिन इन समुद्रविद पालकों को भी आगे चल के दो भागों में बांटा। एक तो समुद्रविद, ये तो पता है ना समुद्रविद कहाँ मिलेंगे, यानी जहाँ भूमि में आसानी से जल उपलब्ध है और ना तो मतलब एक तरह से नीजोफाइट्स वो जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट के बीच की स्थिति समुद्र यहाँ मिलेंगे। एग्जाम्पल उनके आगे चल के इनको दो भागों में बांट दिया गया। जैसे एक तो समुद्र को दो भागों में, कौन कौन से? एक तो सदाबहार पादप या सदाबहार वन, और दूसरा पर्णपाती वन। सदाबहार वन किसमें बोलेंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट, और पर्णपाती को डेसिडियस फॉरेस्ट। सदाबहार को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट, और पर्णपाती को डेसिडियस। विशेषता क्या है कि जैसे सदाबहार वन में तो आएंगे ऐसे पादप जिनमें पतझड़ का कोई निश्चित टाइम नहीं है। पतझड़ बोले तो यानी देखते हैं हम, जैसे अभी इसका एग्जांपल यही देखो, शीशम है, शीशम या फिर जो छोकड़ा है, उनमें जो गर्मियों का टाइम होता है तो वहाँ पत्तियाँ पूरी की पूरी झड़ जाती हैं। पादप ऐसा लगता है जैसे कि सूख गया हो, लेकिन सूखता नहीं, केवल पत्तियाँ झड़ती हैं। उस स्थिति को क्या बोलते हैं? पतझड़। तो सदाबहार जो वन है उनमें पतझड़ का कोई निश्चित टाइम नहीं है, यानी पत्तियाँ एक तरह से उनमें पतझड़ नहीं आता। जो पुरानी पत्तियां हैं वो एक तरह से एकांतर क्रम में या एकांतर रूप से गिरती रहती हैं, पता नहीं चलता कि इनमें कभी पतझड़ आया है। जबकि जो पर्णपाती वन है इनमें एक तरह से पतझड़ आता है, यानी एक विशेष मौसम में इनकी सारी पत्तियां समाप्त हो जाती है। एग्जाम्पल तो मैं अभी बताई दी, जैसे शीशम है तो उसमें एक साथ अचानक से और पत्तियां सारी गिर जाती हैं और फिर से नई पत्तियां आती। पीपल भी इसी का एग्जाम्पल है, पर्णपाती वन। ठीक है, ये हो गए समुद्र पादप। इस समुद्र को और भी, ये तो हमने सदाबहार यानी इन पर्णों के गिरने के आधार पर या पतझड़ के आधार पर हमको बताया, समुद्र सदाबहार और पर्णपाती में इसके आधार। लेकिन जो प्रदेश है यानी एक तरह से जो विभिन्न रीजन्स हैं उनमें पाए जाने के बाद अभी अलग से एक तरह से उनको बांटा गया। जैसे एक तो ये दो भागों में इस तरह बांटा है इनको, एक और आधार पर इनको बांटा गया यानी विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप। जैसे पहला इसका हो जाएगा ऐसे, और एक तो उष्ण कटिबंधीय, कौन से होंगे? उष्ण कटिबंधीय। कौन से पादप भाई? उष्ण कटिबंधीय पादप, उष्ण कटिबंधीय या इंग्लिश में ट्रॉपिकल। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल। उष्ण कटिबंधीय पादप, उष्ण कटिबंधीय वन। दूसरा सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण वन या उपोष्ण वन। इसको भी बंद कर लो, चाहे पादप की बात बंद कर लो, ठीक है। और तीसरा शीतोष्ण। शीतोष्ण इंग्लिश में को तो उष्ण कटिबंधीय को ट्रॉपिकल, इसको
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये हो जाएगा उपोष्णवन या सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल, और ये शीतोष्ण, शीतोष्ण हो जाएगा टेम्परेट। टेम्परेट फॉरेस्ट। समुद्र को 3 भागों में बांटा, कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय वन, उपोष्ण वन और शीतोष्ण वन। कहाँ कहाँ लेंगे ये देख लेते हैं एक बार। देखो उष्णकटिबंधीय वन, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? यानी पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा होती है, कौन सी? भूमध्य रेखा, जहां पर प्रकाश की या सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उसके आसपास का जो रीजन या उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां क्या है? एक तो भाई प्रकाश की सीधी किरणें पड़ रही है वहां पे सूर्य की, इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा है। ये भी है कि वहां कुछ क्षेत्रों में को छोड़कर वर्षा भी वहां ज्यादा ही होती है, इसलिए भूमि वहां आर्द्र होती है। कुछ हालांकि रेगिस्तान जैसे कुछ वहाँ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बरसात कम है, बाकी अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा वहाँ पर्याप्त मात्रा में होती है और प्रकाश भी वहाँ अच्छे से पहुँचता है। इसलिए वहाँ की जो वनस्पति है वो सदाहरित या सदाबहार या एवरग्रीन वनस्पति पाई जाएगी। तो ये पूछ लिया जाए कि उष्णकटिबंधीय वनों में कैसे पादप पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पादप वनों में सदाहरित या सदाबहार या एवरग्रीन पादप पाए जाते हैं। इसके अलावा जब उससे और थोड़े भूमध्य रेखा से थोड़े हम दूर जाते हैं तो वहां फिर कैसा क्षेत्र मिलेगा? उपोष्ण वन। उपोष्ण क्षेत्र के जो पादप है उनमें थोड़ा पर्णपाती पादप भी पाए जाते हैं और बाकी सदाहरित पादप भी मिलेंगे। वर्षा एवरेज होती है यहाँ पर उपोष्ण वन। इसके बाद शीतोष्ण वन। शीतोष्ण का मतलब एक तरह से जो शीत प्रदेश या ठंडे प्रदेश हैं, एल्पाइन रीजन्स, यानी बहुत ही ठंडे पादप जहाँ बर्फीले भाग होते हैं पृथ्वी का, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है, ध्रुवीय पोलर रीजन्स पर, ध्रुवीय क्षेत्रों पर, उसके और उष्णकटिबंधीय के बीच का, यानी लगभग उस जो बर्फीय क्षेत्र है या ध्रुवीय क्षेत्र उससे थोड़ा पहले, उससे थोड़ा जो पहले का रीजन है वो कैसा है? शीतोष्ण वन। यहाँ पर पाए जाने वाले पादप शीतोष्ण पादप कहलाते हैं। इनमें भी दोनों प्रकार के, लगभग यहाँ भी पर्णपाती और दोनों प्रकार के वन मिलेंगे। तो ये हो गए समुद्रविद पादप, ठीक है। इसके बाद समुद्रविद पादपों के बाद हम पढ़ते हैं इसी में एक, ये तो 3 प्रकार के हो गए, चौथा प्रकार और देख लेते हैं। समुद्रविद का ही आ जाएगा इसका एग्जाम्पल, भाई इधर लिख देता हूँ। अच्छा, इनके अगर जैसे एग्जाम्पल देंगे ना तो ये बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे उष्णकटिबंधीय में जैसे नीम है और देवदार है, चीड़ है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। उपोष्ण में भी लगभग ऐसे ही पादप, जैसे आम, खैर, ये सारे इसमें आ जाएंगे। इसी प्रकार शीतोष्ण में थोड़ा बर्फीले क्षेत्रों में तो कॉनिफर वृक्ष हैं वो आते हैं, जिनकी आकृति जैसे क्रिसमस ट्री होता है इस तरह की, तो ये इसमें आ जाएंगे। इसके बाद इसी का एक एग्जाम्पल और देखो, यहाँ पे एक प्रकार और है एल्पाइन। एल्पाइन वनस्पति, एल्पाइन वनस्पति कौन सी है? यानी जब ऊंचे पहाड़ों पर हम जाते हैं तो पहाड़ों में या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है वो कहलाती है एल्पाइन वनस्पति। क्या कहलाती है? एल्पाइन वनस्पति, ठीक है। ये हो गया समुद्र। इसके बाद ये कौन सा प्रकार पढ़ लिया हमने? आवासीय विविधता में स्थलीय आवास। स्थलीय आवास अपने यहाँ पे वो कंप्लीट होता है। स्थलीय आवास में क्या क्या पढ़ा? एक तो जलीय आवास, दूसरा
स्थलीय आवास में तो जलीय आवास और दूसरा कौन सा टेरेस्ट्रियल, ये आवासीय व्यवस्था हम पढ़ रहे थे। इसमें एक तो जलीय आवास पढ़ा, एक स्थलीय आवास पढ़ा। जलीय आवास में भी लवणीय और अलवणीय जल पढ़े हमने, जलीय आवास। इसके बाद स्थलीय आवास में नलोद्भिद और समोद्भिद पढ़े। समोद्भिद के आगे एग्जाम्पल देखे, एक तो पर्णपाती वन और सदाबहार वन ये देखे थे। फिर आगे जो विभिन्न रीजन्स हैं उनमें पाए जाने की स्थिति के आधार पर ये 3-4 प्रकार के थे। एक तो उष्णकटिबंधीय, उष्ण शीतोष्ण, एल्पाइन जो पर्वत पर पाए जा रहे थे। इसके बाद आइए आगे हम पढ़ते हैं तो मृदा, तो मृदा की प्रकृति तीसरा, चौथा हो गया। चौथा प्रकार कौन सा है? चौथा प्रकार देखिए भाई, चौथा प्रकार मृदा की उपस्थिति, जो मृदा है उसकी प्रकृति और जल की उपलब्धता के आधार पर विविधता पढ़नी है, लेकिन अभी हमें टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए ये हम नेक्स्ट क्लास में या कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।